हमारी ये खास पेशकश लगातार जारी है और इस पर अब हम आगे सेशन की तरफ बढ़ेंगे। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी राजेश मिश्रा जी को। आप डिप्टी लेबर कमिश्नर है प्रयागराज से। सर प्लीज मंच पर आए। और देखिए, तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर हम चर्चा कर रहे हैं। किस तरह से भव्य अलौकिक आयोजन हो रहा है। स्वागत करूंगी आपका सर मंच पे। प्लीज स्थान ग्रहण करें। और सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल सर कि क्या कुछ व्यवस्थाएं कुंभ में देखने को मिल रही है? किस तरह से आप सभी इस पर सहयोग कर रहे हैं? कितना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि करोड़ों की तादाद में यहाँ पर जनसंख्या होने वाली है कुंभ के मद्देनजर। ये तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। मतलब इतना बड़ा महाकुंभ का 144 साल बाद जो ये अवसर आया है, और उत्तर प्रदेश में मैं तो सरकार का शुक्रगुजार हूं कि उसने मुझे ये मौका दिया है कि मैं यहाँ पर श्रमिकों की सेवा के लिए बैठा हूं। कोई भी हो सकता था। एक दिन में 40 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। कुल मिलाकर के देखेंगे तो कितने करोड़ लोग होंगे, मैं उम्मीद भी नहीं कर पा रहा हूं कि कितने आएंगे। जहां तक श्रम विभाग के डिप्टी लेबर कमिश्नर के रूप में है, तो मैं कहूंगा कि अगर 25 से 30% भी श्रमिक हैं तो ये कितने करोड़ों की संख्या है, हम उम्मीद नहीं कर सकते। और इनके माध्यम से, कुंभ के माध्यम से, हम उनके लिए जो डबल इंजन की सरकार जो योजनाएं चला रही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, दोनों ही सरकारों की योजनाओं को हम उन तक पहुंचाने का इससे अच्छा माध्यम शायद ही मिले। और इसके लिए हम लोग अपना कैंप भी लगा रहे हैं, अपनी प्रदर्शनी भी लगा रहे हैं। पूरे कैंप क्षेत्र में हम लोग अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार की होर्डिंग्स लगा रहे हैं। मैं सिर्फ वानगी अगर देना चाहूं कि हमारी कितनी योजनाएं चलती हैं, तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए 14 स्कीम्स चल रही हैं, 14 योजनाएं, जो जन्म से लेके मृत्यु तक और उसके बाद तक। आप सोच लें कि बच्चे पैदा करने के लिए समय क्या जरूरत पड़ती होगी, प्रसूति के समय उनको खिलाने के लिए क्या जरूरत पड़ती होगी, उनको स्कूल के लिए क्या जरूरत पड़ती होगी, उसके आगे शादी के लिए क्या जरूरत पड़ती होगी, मरने के बाद क्या जरूरत पड़ती होगी, और पेंशन तक कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए। इसके अलावा जितने भी असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, या रिक्शे वाले हैं, ठेले वाले हैं, रेहड़ी पटरी वाले हैं, सबके लिए केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं चल रही हैं। हम उनमें भी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। उसमें भी मरने से लेकर के इस तरह की स्कीम्स चल रही हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना भी पिछले साल शुरू हुई है, अटल आवासीय विद्यालय। ये अपने आप में पूरे देश में यूनिक योजना है, जो निःशुल्क इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड का स्कूल है, कंप्लीटली रेजिडेंशियल जी। 1000 लड़के और लड़कियों के लिए हर मंडल में चल रहा है। उसमें प्रयागराज में भी चल रहा है। खासकर जो यहाँ जितने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आ रहे हैं पूरे प्रदेश भर से, इस समय हमारे एग्जाम्स भी हो रहे हैं और उनके बच्चों को हम लोग सीधे वहां तक पहुंच पाएंगे। अब तक कितने बच्चों ने लगभग रजिस्ट्रेशन कराया है? कितने बच्चे पढ़ रहे हैं इस आवासीय योजना के माध्यम से? 18 स्कूलों में अभी एक साल के अंदर 360 बच्चे हर स्कूल में पढ़ रहे हैं। अभी ये फिगर 1000, क्योंकि 6th और 9th में ही पढ़ा है, हम लोग एडमिशन ले रहे हैं। पर्पज उसका ये है कि बच्चा पूरा कम से कम 4 से लेकर के 6 साल तक इन स्कूलों में पढ़े, ताकि उसका पूरा ग्रोथ हो जाए। तो धीरे धीरे ये करके 1000 बच्चे हो जाएंगे जी। और इनके लिए आप सोच सकते हैं कि ये कोई भी ऐसी चीज जो आप ग्लोबल स्कूल्स जिनके हम बात करते हैं, कहते हैं ना इंटरनेशनल स्कूल, ग्लोबल स्कूल, जिनके 2-2 लाख रुपए फीस है, उसमें जो भी मिलता है उससे बेहतर हम इन स्कूलों में दे रहे हैं। चलिए, ये अच्छी बात है। राजेश जी, अब हम एक बार फिर से महाकुंभ का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि आप डिप्टी लेबर कमिश्नर भी हैं। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे आपसे, क्योंकि श्रमिकों के लिए, लेबर क्लास के लिए किस तरह से महाकुंभ में अर्थव्यवस्था उनकी भी मजबूत होती हुई नजर आएगी। क्या कुछ स्टॉल्स वगैरह आवंटन में आपने इसका ध्यान रखा? इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को मैं तो आपको बताना चाहूंगा, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कल कहा कि 2 लाख करोड़ से ऊपर का यहाँ पर व्यवसाय होगा। तो नेचुरली आप सोच सकते हैं कि जब व्यवसाय इतने का हो रहा है तो कितने श्रमिक लग रहे होंगे, कितने छोटे दुकानदार, वो भी ऑलमोस्ट श्रमिक की ही श्रेणी में है। चाहे चाय बनाने वाले हों, चाहे आपको ठेले वाले हों, चाहे आपको भूजा बेचने वाले हों, बहुत छोटे छोटे। और इनसे पूरा व्यवसाय 2 लाख करोड़ तक का होगा। तो मैं अपना अनुमान कर सकता हूँ कम से कम 5 से 10 लाख श्रमिक यहाँ पर सीधे सीधे इस समय लाभान्वित हो रहे हैं। और इससे पहले से अगर आप साल भर से देखेंगी
तो हमारे यहाँ चूंकि श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन होते हैं, हम लोग इनके लिए योजनाएं चलाते हैं। तो सिर्फ महाकुंभ में 10,000 करोड़ से ऊपर का काम हुआ है और इससे 1% सेस आता है। और हम तस्वीरें भी देख रहे हैं राजेश जी, किस तरह से कायाकल्प हुआ है प्रयागराज का, कितनी महत्वपूर्ण भूमिका हमारे देश के श्रमिकों ने यहाँ पर निभाई होगी। मैं तो बड़ा शुक्रगुजार हूँ उनका और आपका भी कि आपके माध्यम से हम लोग इतनी योजनाएं इतने लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। इट्स सच अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। अच्छा, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे, हम एक बार से व्यवस्थाओं का एक बार फिर से जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो श्रद्धालु हैं उनके मन में ज़हन में इस तरह की बातें जरूर आती है कि क्या व्यवस्थाएं होंगी जब हम परिवार के सभी लोगों को लेकर आते हैं, वृद्ध लोगों को लेकर आते हैं, विकलांग लोगों को लेकर आते हैं, उनके लिए क्या कुछ मेला क्षेत्र में व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं, ये भी हम आपसे समझने की कोशिश के बारे में मेला अधिकारी और लोग बैठे हैं, ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। आप लोग भी लगातार दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार उससे जुड़े हुए हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा सिर्फ एक लाइन में कि किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। इस तरह की एक एक चीज को सोच सोच के, चाहे विकलांग हमारे हों, दिव्यांगजन हमारे हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे बुजुर्ग हों, एक एक को सोच सोच करके पार्किंग कहीं बनाई गई है तो वहां से लेके यहाँ तक कैसे आएंगे, तो उसके लिए शटल बसेस की गई हैं। कहाँ पर गाड़ी रोकनी है, किस तरफ से ले जानी है, किस तरफ से नहीं ले जानी, वो एक एक चीज इसी तरह से प्लान की उस हिसाब से मैनेज हो सके। अच्छा, लेबर क्लास के जो श्रद्धालु वगैरह भी पहुंचेंगे काफी संख्या में, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं, क्या कुछ अलग से व्यवस्थाएं उनको किसी भी तरह की, क्योंकि पॉकेट फ्रेंडली बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं, तो उनके रहने खाने ये सारे अरेंजमेंट्स जो हैं वो वहां पर किस तरह से किए जा रहे हैं? मेरे ख्याल से तो आपने देखा होगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आप मेला क्षेत्र में जाकर देखिए। श्रमिकों के रहने के लिए संस्थाएं तो लगी हुई हैं, सरकार की तरफ से भी बहुत सारी जगहें, रैन बसेरे ये सारे बनाए गए हैं जगह जगह पर, और खाने की भी रेट्स और सारी चीजें तय करके रखी गई है ताकि कोई भी चीज उनके क्षेत्र से बाहर न चली जाए। तो बहुत कुछ रीजनेबली रखा गया है, तो वो आएंगे तो उनको असुविधा नहीं होगी। और मैं आपसे कहूंगा कि आप जा करके देखें, श्रमिकों के लिए भी बहुत अच्छा वो रहेगा। जरूर। अच्छा, हम क्योंकि बहुत डिजिटली भी काफी आगे चल रहे हैं और हर किसी चीजों के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है, बहुत सारे श्रमिक वर्ग के लोग रजिस्टर नहीं कर पाते हैं, वो कैसे मेला क्षेत्र में बिना रजिस्टर किए आसानी से दर्शन करा सकते हैं, इससे संबंधित भी जानकारी दें। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि रजिस्ट्रेशन इसमें जरूरत ही नहीं है। जिस तरह से मेले की व्यवस्थाएं की गई हैं, हर एक क्षेत्र से आप झुंसी साइड से आ रहे हैं तो आपको उधर से सीधे दूरी में पहुंचा दे रहे हैं, आप नैनी साइड से आ रहे हैं तो उधर से कम दूरी में पहुंचा दे रहे हैं। और हमारे यहाँ जो रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है वो हम लोगों ने हर सेक्टर में कर रखी है, ताकि अगर आपको कहीं दिक्कत भी हो तो जिस सेक्टर में आप पहुंच जाएं उस सेक्टर में अपना करा लें। बिल्कुल, देखिए तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं और लोगों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। हर क्लास के लिए, हर वर्ग को ये कहा जा सकता है राजेश जी कि हर वर्ग का ध्यान हर रखा वर्ग गया के है लिए। और हम लोग एज अ ऑफिसर यहाँ नहीं लगे हैं, मतलब हम तो स्वयं भी अपने को स्वयं सेवक ही समझ रहे हैं कि इतना अच्छा अवसर आपको मिला है इस सेवा कार्य को करने के लिए। तो गवर्नमेंट सर्विस में तनख्वाह के साथ आपको ये सेवा का अवसर मिल रहा है, अद्भुत है। हर बार की मतलब कुंभ के आयोजन तो बहुत होते रहे हैं, प्रयागराज का जो महाकुंभ है वो किस तरह से दिव्य भव्य अलौकिक है आपकी नजर से? अब मेरी नजर से तो मेरे लिए तो चूंकि ये पहला ही कुंभ है, इससे पहले मैं माघ मेला में था और 2 साल से मैं यहाँ प्रयागराज में हूँ, तो अद्भुत है, अकल्पनीय है। मैं जब शाम को उस तरफ से निकलता हूँ या सुबह या शाम को या रात में 12-1 बजे तक भी मेला क्षेत्र में जाकर के मीटिंग्स वगैरह में जाना पड़ा है, तो जब वहां से निकलता हूं तो अकल्पनीय ही लगता है हमेशा। पर जिस तरह की डेडिकेटेड प्लानिंग है तो वो एक कमाल का वो निकल के आएगा और सबको देखने को मिलेगा, विश्व के लिए एक वो होगा। और बिल्कुल हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री लगातार क्षेत्र का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं, आप लोगों को किस तरह के दिशा निर्देश उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं? मतलब हमारे तो मुखिया जो कर रहे हैं उससे आप समझ सकते हैं कि हम लोग तो अपने आप ही फिर उसमें लगे ही हुए हैं, तो उनका जो मोटिवेशन है वो दिखाई दे रहा है, उसको मैं शायद शब्द ना दे पाऊं। ये कहा जा सकता है कि हर एक छोटी बड़ी बातों पर ध्यान दिया जा रहा है, मतलब बहुत माइन्यूट उनका जो विजन है वो बहुत माइन्यूटली एक एक जगह तक जाता है। और आप देख रही होंगे कि रात रुकना फिर बार बार आना, तो कहीं न कहीं वो उससे ये दिखाता है कि उनका कितना इससे लगाव है, कितना इससे जुड़ाव है।
वैसे तो वो हर चीज में, हम लोग तो चूंकि कई साल से उनके साथ इस सरकार में काम कर रहे हैं, हर एक चीज में, चाहे IGRS हो चाहे वो हो, उसमें भी वैसे ही छोटे छोटे डिटेल्स पर। और महाकुंभ तो मुझे लगता है कहीं उनके दिल के करीब है, तो इस वजह से वो और भी बहुत क्लोजली आता है जी। और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं क्या कुछ आप लोगों के अंतर्गत? ये तो स्वास्थ्य विभाग बेहतर बता पाएगा। जितना मैं मीटिंग्स में देखता हूँ मुझे सब दिखाई देता है। अच्छा, मतलब बहुत आप अच्छे सभी से। कैसे एक दूसरे से सामंजस्य बिठा रहे होंगे, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, बड़ा आयोजन है, हर कोई लगा हुआ है और एक लंबे वक्त से आप सभी लगे हुए हैं। किस तरह से बातचीत होती होगी? और ये कहा जा रहा है कि भाई आप लोग सो नहीं पा रहे हैं एक लंबे वक्त से, मुझे लगता है। नहीं, और मुझे- जब अच्छा आयोजन हो जाएगा, मैं तो पूरा आपको बताऊं, संपन्न हो मुझे तो जाएगा बहुत अच्छी- महाकुंभ, तब मुझे तो बहुत मुझे अच्छी लगता है- नींद आती है जी। क्योंकि रोज जब जितना काम रहता है उतना करके सोते हैं। पर अगर आप इसको देखेंगे ना, कोऑर्डिनेशन बहुत बड़ा इशू नहीं है। हम सब गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, बहुत सालों से चुनाव से लेकर के कुंभ, माघ मेला, ये सब हम लोग कराते रहे हैं। और एक दूसरे से रेगुलरली बात करना, चाहे मीटिंग्स हो चाहे और स्तर पर, हम कॉन्स्टेंटली एक दूसरे से टच में रहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन का इशू आपको शायद कहीं दिखाई भी न दे, मतलब कि कोई दिक्कत न हो कहीं ऐसा कि इस विभाग और इस विभाग में इशू है, ऐसा दिखाई नहीं देगा। विशेषकर मैं आपको बताऊं, तो मैं इस बारे में थोड़ा सा लकी भी हूं कि आप इस समय जो मेलाधिकारी सर हैं जी। वो मेरे पहले DM रहे हैं। फिरोजाबाद में मैंने उनको तब से देखा है। तो सुबह 7 बजे और रात में 12 बजे अगर कोई ऑफिसर आपको उतनी ही एनर्जी से और उतना ही खुश दिखाई दे तो वो विजय किरण सर है। चलिए, ये तो आपने अच्छी बात कही। अच्छा, विशेष तिथियां जो हैं उस पर विशेष ध्यान आप सभी का होगा। उस दौरान क्या कुछ अरेंजमेंट्स की जा रही हैं? जैसा मतलब स्नान और लोगों ने होली। बताया होगा आपको, विशेष अरेंजमेंट्स तो उस दिन के लिए सब आप लोगों के सामने है। एक एक चीज, मतलब वर्कर्स जिस तरह से आ रहे हैं, जैसे आ रहे हैं, एक एक का एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट सब तय पहले से कर रखे हैं। उस दिन जैसा हमने भी मीडिया से ही पढ़ा है कि कोई भी VIP उस दिन नहीं होगा, हर आदमी VIP है। ये अच्छी बात है। तो इससे बड़ा क्या है कि हर आदमी VIP एंड वी आर लुकिंग आफ्टर एवरीवन। हर एक पर हर जगह नजर है, चाहे कैमरे से हो, चाहे ड्रोन से हो, चाहे हेलीकॉप्टर से हो, चाहे अधिकारियों के माध्यम से हो, हर एक जगह। तो आप देखेंगे नहान के दिन पर और सतर्कता होगी और बेहतर होगा, और हम सब लोग अपने टोज पे होंगे। बिल्कुल, देखिए सभी अधिकारी पूरी तरह से तैयार हैं और इन तमाम बातों का जिक्र आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। आप निश्चिंत रहिए, देखिए, आइए, नहाइए और आस्था के इस अनूठे पर्व में, अलौकिक पर्व में अपना योगदान दीजिए। बहुत शुक्रिया आप राजेश जी हमारे साथ जुड़े, हमारे लिए अपना कीमती समय निकाला। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे UP एडिटर पवन सेंगर जी को। आप स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें राजेश जी को। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए राजेश जी। तो देखिए, कार्यक्रम में लगातार तमाम पहलुओं पर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरह से महाकुंभ का ये महा आयोजन, हर विभाग किस तरह से इसमें सहयोग कर रहा है, ये लगातार हम आप तक जानकारियां पहुंचा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने महत्वपूर्ण पक्ष, महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों तक पहुंचाई।